1 जुलाई दिन शुक्रवार बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मानसी दास और मेरे साथ हैं अंजुम शर्मा। ये जो हिंदुत्व डाइट में पाला गया है वो बिल्कुल छोड़ नहीं पाएंगे हिंदुत्व को। चुनौती है बीजेपी के साथ। भड़काऊ बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लगाई फटकार, लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? जानेंगे उदयपुर, जहां कन्हैया लाल की हत्या हुई, वहां कैसे हैं हालात। ये मुल्क की जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब, उसको जरूर बट्टा लगा है। आम आदमी की जो रोजमर्रा की जिंदगी में ये सबसे कोई ताल्लुक ही नहीं था इस सबका। तो सडन कुछ सिर फिरे लोगों की वजह से वारदात हुई। पूर्व राजनयिक तलमीज अहमद की किताब पर होगी खास बातचीत। नेहरू का क्लियर कहना था कि मैंने आजादी की लड़ाई लड़ी है हमारे देश में, किसी और देश की गुलामी कैसे कर सकते हैं। होंगी खेल की बातें भी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं देश दुनिया का हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान वैश्विक ऊर्जा, खाद्य बाजार और द्विपक्षीय संबंध केंद्र में रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि उत्पाद, उर्वरक और फार्मा उत्पाद को लेकर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन पहले ही G7 समिट से लौट कर आए हैं। जर्मनी में हुए G7 समिट में सदस्य देशों ने पुतिन पर जमकर निशाना साधा था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार उनकी सरकार के फैसलों को न बदले। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेट्रो शेड के प्रस्ताव को न बदला जाए। उन्होंने मुंबई के पर्यावरण से खिलवाड़ न करने की अपील भी की। उद्धव ने मुंबई के शिवसेना भवन में समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन्होंने नई सरकार बनाई है वो मुख्यमंत्री को शिवसैनिक कह रहे हैं। मैंने यही बात 2.5 साल पहले कही थी। अमित शाह से मुख्यमंत्री के पद साझा करने की बात भी हुई थी। जो आज हो रहा है वही सम्मान के साथ भी हो सकता था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 2 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। जुबैर अहमद को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुबैर अहमद ने 4 दिन के पुलिस रिमांड को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हांगकांग के दौरे पर हैं। कोरोना महामारी के 2.5 साल बाद शी जिनपिंग देश से बाहर निकले हैं। हांगकांग पर ब्रिटेन के शासन के खत्म होने की 25वीं सालगिरह के मौके पर शी जिनपिंग ने हांगकांग के नए नेता जॉन ली को शपथ दिलाई। जिनपिंग ने कहा कि हांगकांग का फिर से चीन के पास आना इस शहर में एक नए गणतंत्र की शुरुआत है। उन्होंने कहा, Since Hong Kong's return to जिनपिंग कह रहे हैं कि हांगकांग का अब अपनी मातृभूमि के पास लौट आना अच्छी बात है। इस शहर के प्यार करने वाले यहाँ के नागरिक अपने नसीब के खुद मालिक बन गए हैं। हांगकांग में यहीं के लोगों का शासन और इसकी स्वायत्तता सही मायनों में यहाँ सच्चे गणतंत्र की शुरुआत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रे यरमाक ने रूस पर आरोप लगाया है कि युद्ध में मिल रही हार के बीच वो यूक्रेनी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। बीती रात ओडेसा में ब्लैक सी के किनारे एक रिजॉर्ट पर मिसाइल हमला हुआ था, जिसमें 19 लोगों की मौत हुई और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मरने वालों में बच्चे भी शामिल थे। रूस ने इन आरोपों से इनकार किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दुनिया के सबसे बड़े गैस प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से उसका अधिकार होगा। पैसिफिक तट पर मौजूद सखालिन 2 प्रोजेक्ट में फिलहाल एनर्जी कंपनी शेल और जापान की कंपनी मित्सुई और मित्सुबिशी की हिस्सेदारी है। नए आदेश के बाद प्रोजेक्ट का नियंत्रण रूसी कंपनी के हाथों में होगा। और एक बुल्गारियाई महिला रूजा इग्नातोवा को कथित तौर पर क्रिप्टो करेंसी घोटाले के लिए अमेरिकी FBI की शीर्ष 10 मोस्ट वांटेड सूची में रखा गया है। रूजा इग्नातोवा को द क्रिप्टो क्वीन के रूप में जाना जाता है, जिन पर $4 बिलियन से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मानसी दास और मेरा नाम है अंजुम शर्मा।
देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बीजेपी प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनके बयान ने पूरे देश में अशांति का माहौल बना दिया है। कोर्ट ने नुपुर शर्मा की टिप्पणियों को तकलीफदेह बताया है और कहा है कि किसी पार्टी की प्रवक्ता होने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास ऐसे बयान देने का लाइसेंस है। इस मामले पर अंजुम, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी कोई बयान आया है। बिल्कुल बयान आया है, एक बार सुन लेते हैं। The atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation. It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister. राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में जो माहौल है वो सत्ताधारी पार्टी की वजह से है। जिसने टिप्पणी दी उसकी जिम्मेदार वो नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। नफरत और गुस्से का ये माहौल उन्हीं की देन है। ना तो ये देश के हित में है और ना ही हमारे नागरिकों के हित में। ये रास्ता केवल त्रासदी की तरफ जाता है। जिस तरह इस मामले ने तूल पकड़ा, देश के बाहर भी इस पर प्रतिक्रिया देखी गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है। सवाल यह है कि क्या इसके बाद कुछ बदलेगा। अब से थोड़ी देर पहले मैंने वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन से संपर्क किया और उनसे यही सवाल किया। देखिए, बीजेपी को पहले ही सीखना था। जब 18 पश्चिमी एशिया देशों ने इकट्ठा एक स्वर में नुपुर शर्मा ने जो भी कहा है प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, उसी से बीजेपी को सीखना था। ऐसे सस्पेंशन और कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया, जो स्ट्रिक्चर दिया, उससे खत्म नहीं होना चाहिए। भारत जो है वो ग्लोबली कनेक्टेड है और कोई आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। हमेशा मुझे लगता था कि ये जो इस्लामिक ब्लॉक है कितना पावरफुल है। वेस्ट एशिया में है, नॉर्थ अफ्रीका में है, साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं। छोटे हो सकते हैं लेकिन ये लोग इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हैं और इंडिया का बहुत गहरा ताल्लुक है इन तमाम देशों से। तो आपको क्या लगता है बीजेपी को अब आगे क्या करना चाहिए? क्योंकि नुपुर शर्मा वाले मामले में तो बहुत सारी FIR भी हुई हैं लेकिन उनके खिलाफ उस तरह से कोई कदम नहीं उठाया गया। ये सोचने वाली बात है। जैसे नवीन जिंदल को उन्होंने पूरी एक तरह से एक्सपेल कर दिया है लेकिन नुपुर को नहीं किया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि खाली नुपुर से ये मामला खत्म नहीं होगा। इनके बीच में और भी कई लोग हैं जो इसी भाषा शैली यूज करते हैं। ये जो पूरा मामला है ये व्यक्ति विशेष वाला नहीं है, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा मामला है, एक बड़ा तबका है हेट स्पीच देने में जिसे ऐतराज नहीं है। ये बीजेपी में तो एक तरह से परंपरा बन गई है। आप पहले भी जाए तो आप देखिए, जैसे लोग जैसे विनय कटियार वगैरह इसी टाइप की हेट स्पीच ही तो देते थे। उन सबको इलेक्शंस लड़वाया, वो लोकसभा MP थे, राज्यसभा MP थे। तो बीजेपी में एक नुपुर शर्मा की बात नहीं है, बीजेपी में एक परंपरा है। पर अब बीजेपी को सोचना चाहिए क्योंकि इतनी पावरफुल पार्टी बन गई है और अब तो क्या आप इस तरह गवर्न करने वाले हैं क्या? देश के अंदर कुछ बोलो और बाहर जो संबंध रखना है वो रखे। ये दोगुना बात बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बीजेपी को सोचना चाहिए। मॉडरेशन की बहुत जरूरत है बीजेपी में। तो आपके सामने और कोई चारा नहीं है एक्सेप्ट मॉडरेट लाइन लेना। लेकिन फिर राधिका जी सवाल ये भी तो उठेगा कि फिर हिंदुत्व एजेंडे का क्या होगा? ये भी है, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है कि आपने अभी हाल में महाराष्ट्र में जो भी देखा है, क्या हमेशा कह रही थी उद्धव ठाकरे के शिवसेना के बारे में, आपने NCP और कांग्रेस के साथ हाथ मिला के हिंदुत्व एजेंडा छोड़ दिया। तो ये एक क्या कहते हैं मूल प्रश्न है बीजेपी के सामने कि वो हिंदुत्व अगर छोड़ेगी तो पार्टी ही नहीं रहेगा, पार्टी खोखला हो जाएगा। क्योंकि इनके जो काडर हैं, जो मिडिल रंग लीडर्स हैं या ऊपर वाले लीडर्स हैं, सबको एक तरह से ये जो हिंदुत्व डायट में पाला गया है वो बिल्कुल छोड़ नहीं पाएंगे हिंदुत्व को। जो पूरा हिंदुत्व मामला जो है वो बहुत गहरा हो गया है और बीजेपी को भी छोड़ना तो दूर की बात है, टोन डाउन करना भी बहुत मुश्किल होगा। ये एक चुनौती है बीजेपी के सामने। ये थी वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन। अंजुम, ये जो नुपुर शर्मा की टिप्पणी वाला मामला था, ये मामला क्या था, कब शुरू हुआ था? मानसी, महीना भर पहले की बात है। एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस वक्त वो बीजेपी की प्रवक्ता थी। इस मामले पर विवाद बढ़ा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे हम OIC कहते हैं, उसको समेत एक के बाद एक कई देशों ने इसकी निंदा करनी शुरू कर दी और मामला अब यहाँ तक पहुंचा।
नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था इस मामले को लेकर। बिल्कुल निलंबित कर दिया गया था। भारत सरकार ने इसके लिए कुछ फ्रिंज एलिमेंट यानी शरारती तत्वों तक को जिम्मेदार ठहराया था और कहा कि ये भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाता, यानी एक तरह से सरकार ने अपने आप को उस मामले से अलग कर लिया था। नूपुर शर्मा ने माफी मांगी और बयान वापस लिया था, लेकिन मामला थमा नहीं। इसे लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि हिंसा भी हुई। अंजुम, ये बताएं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? देखिए मानसी, नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज होना शुरू हुई और नूपुर ने इन सभी को दिल्ली शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। और इसी मामले की सुनवाई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट का अभी का बयान आया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? इसके अलावा भी कुछ और कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि टीवी चैनल का एजेंडा चलाने के अलावा ऐसे मामले पर डिबेट करने का क्या मकसद था? आप डिबेट करते, मतलब आप अगर करना है तो आप नॉर्मल डिबेट करिए, एक हेल्दी डिबेट करिए। ये ज्ञान में आपकी मस्जिद वाला डिबेट था जो कि पहले से ही न्यायालय में था, जो पहले के ही न्यायालय के अधीन है, उस पर आपको डिबेट करने का क्या मतलब बनता है? वो कोर्ट ने कहा कि अगर आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं तो आपके पास इस तरह के बयान देने का लाइसेंस नहीं है। आगे कहा कि जिस तरह से नूपुर शर्मा ने देश भर में भावनाओं को उकसाया है, वैसे में ये देश में जो भी हो रहा है उसके लिए वही अकेली जिम्मेदार हैं। जब आपके खिलाफ एफआईआर हो, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाए तो ये आपकी पहुंच को दिखाता है। उन्हें लगता है कि उनके पीछे लोग हैं और वो गैर जिम्मेदार बयान देती रहती हैं। ये काफी कड़ी प्रतिक्रिया है, बहुत कड़ी प्रतिक्रिया है जी। इस मामले की आंच एक बार फिर तब महसूस हुई जब राजस्थान के उदयपुर में 2 युवकों ने एक दर्जी कन्हैया लाल की गला रेतकर हत्या कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इस मामले का जिक्र किया है। हत्या करने वाले दोनों अभियुक्तों ने वीडियो बनाकर इसकी जिम्मेदारी भी ली। इसके बाद से उदयपुर में स्थिति तनावपूर्ण है। अब से थोड़ी देर पहले उदयपुर में मौजूद बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव से मैंने संपर्क किया और जाना वहां हाल क्या है। मानसी, उदयपुर अभी भी बहुत सख्ते में है और बहुत सन्नाटे में है, क्योंकि कन्हैया लाल की हत्या जिस बर्बरता पूर्ण तरीके से हुई है, ऐसा पहले यहाँ न कभी सुना गया था न देखा गया था। और जाहिर है जो कर्फ्यू लगा है, चौथे दिन में अब आ चुका है, उसका एक खासा इम्पैक्ट पड़ा है। सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, स्कूल कॉलेज दफ्तर सब बंद है, दुकानें सब बंद है और लोग बाग अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि उदयपुर में एकाएक माहौल इतना गर्म कैसे हो गया। लेकिन जो एक दूसरा पक्ष इसका है वो ये है कि जो पुराने सिटी के इलाके हैं उदयपुर के, जहाँ पर दोनों हिंदू या मुस्लिम हो सैकड़ों वर्षों से साथ में रहते आए हैं, अब क्या है कि वहां पर एक दूसरे को लेकर लोगों के मन में थोड़ा शक सा दिख रहा है और एक एंग्जाइटी सी लग रही है। जैसे हम कुछ पुराने इलाकों में गए जहां पर एग्जैक्टली कन्हैया लाल की हत्या थी उन 2 लोगों ने जिन्होंने उसका वीडियो भी बनाया। वहां पर हमारी मुलाकात रियाज हुसैन और मोहम्मद फिरोज मंसूर से हुई। अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जहाँ आप खड़े हैं मौजूद है, मेरे घर के बाहर जिस तरह परसों रात को जो एक भयंकर वो रूप से तोड़फोड़ की गई, मेरी गाड़ियां तोड़ दी गई, पड़ोसी की 3 गाड़ियां जला दी गई। ये मुल्क की जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब, उसको जरूर बट्टा लगा है। आम आदमी की जो रोजमर्रा की जिंदगी में ये सबसे कोई ताल्लुक ही नहीं था इस सबका। तो सडन कुछ सिर फिरे लोगों की वजह से वारदात हुई और उसका खामियाजा हर आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा खौफ है अंदर। आज वहाँ पे रथ यात्रा भी शेड्यूल थी, आज वहाँ पर कैसा माहौल रहा? जी, रथ यात्रा शेड्यूल थी और अभी कवरी करके अभी वहीं से निकला हूँ और रथ यात्रा को प्रशासन ने बहुत आखिरी मोमेंट पर परमिशन दी। लेकिन रथ यात्रा को लेकर भी तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जब इस तरह के कर्फ्यू का माहौल था तो रथ यात्रा जो हालांकि 2 साल से नहीं हुई है कोविड की वजह से, लेकिन उसकी परमिशन क्या देना इतना जरूरी था? और रथ यात्रा में तो जाहिर है कि सैकड़ों हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा, लेकिन एक तरफ रथ यात्रा चल रही थी और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मोहल्ले थे जिनके बगल से रथ यात्रा गुजरी, वहाँ एकदम सन्नाटा है, वहाँ पुलिस प्रेजेंस है। वहीं पर हमारी मुलाकात एक गृहिणी से हुई, उनका नाम है गुलाब बानो। कभी ऐसा देखा नहीं पर घबराहट हो रही है हमको खुद ही, क्योंकि घर गृहस्थी के लोग हैं, ऐसे माहौल से वैसे ही घबराहट हो रही है। ऐसा बंद सा, बच्चे घबरे हुए डराए हुए सहमे हुए, स्कूल वगैरह भी बंद हो रहे हैं। अभी तो कोरोना से उठे थे और अब फिर स्कूल बंद, तो क्या बच्चा पढ़ेगा? हमारा बच्चे ही परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि कर्फ्यू के बावजूद जब यहाँ उदयपुर में पिछले 3 दिनों में बंद का आह्वान किया गया है, तब सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग बाहर निकल आए हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों से भी लोग आ गए हैं और तमाम तरह के जो है धार्मिक नारे लग रहे हैं। उसमें बदले की भावना जो है वो मुझे खासी दिखाई दी है। यहाँ पर जो भीड़ का सैलाब जैसा बाहर निकला,
मिसाल के तौर पर हमारी कल मुलाकात हिंदू जागरण मंच के शक्ति सिंह से हुई। हिंदू समाज जो है वो डरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। उदयपुर का जो हिंदू समाज है वो हमेशा से जितने भी अन्य समाज है, अन्य धर्म है, अन्य मजहब है, सबका हमेशा साथ दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर के और हमारे ही लोगों को इस तरीके से दिन दहाड़े मार करके जाएंगे। लेकिन मानसी, हकीकत ये भी है कि जो आम आदमी है, जो हाशिए पर रहता है, उसका ये कहना है कि साहब इस तरह के सांप्रदायिक तनाव में अल्टीमेटली क्या होता है कि जो लोग रोज कुआं खोदते हैं, उससे पानी निकालते हैं, उन्हीं का नुकसान होता है। रिपोर्ट सुना रहे थे नितिन श्रीवास्तव। राजस्थान के उदयपुर में 28 जून को एक दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के 3 दिन बाद गुरुवार देर रात उदयपुर रेंज आईजी हिंगलाज जदान और जिला एसपी मनोज कुमार का तबादला कर दिया गया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। आगे सुनवाएंगे पूर्व राजनयिक तलमीज अहमद की किताब वेस्ट एशिया एट वॉर को लेकर एक खास बातचीत। जानेंगे कैसी है फिल्म रॉकेटरी और जानेंगे खेल की दुनिया की हलचल। लेकिन पहले कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां ले लेते हैं। मानसी, फेसबुक और यूट्यूब पर हमें तमाम लोग सुन रहे हैं और आप जानती हैं कि सुनने वाले बहुत से युवा भी हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं। मुतासिम जुबैरी हैं, बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं, कह रहे हैं बांटने वाली बातें बहुत हो गई, अब मिलाने वाली बात करने की ज़रूरत है। ये बहुत समझदारी वाली टिप्पणी है ना। वहीं जब एक दूसरे भी हैं, उनका कहना है, प्रतीक पाठक है, उनका कहना है नूपुर शर्मा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, गिरफ्तार नहीं हो रही है। हमारे सोशल मीडिया पे हमको दिख रहा है कि मतभेद यहाँ पर भी हैं चीज़ों को लेकर। और मैं एक और भी देख रही थी, राकेश दुबे लिखते हैं कि इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए और इसमें एंकर जो हैं वो भी दोषी हैं। जी, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को पहले ही इस पर सुओ मोटो एक्शन ले लेना चाहिए था। माही अग्रवाल कह रही हैं, माही अग्रवाल हमको थोड़ा सा कोस रही हैं, कह रही हैं बीबीसी क्यों एक तरफा बयानबाजी करता है या दिखाता है। तो माही, दोनों तरफ की बातें आपको दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में सुनाई जाती हैं और आप अगर एक तरफ के बयान सुनती हैं तो दूसरी तरफ का क्या कहना है वो आपको ज़रूर बताई जाती हैं और हम लगातार ये बातें अपने प्लेटफॉर्म से करते रहते हैं। थोड़ी और विषयों की बात कर लेते हैं। आपने तलमीज़ अहमद की बात की थी मानसी, तलमीज़ अहमद की किताब आई है वेस्ट एशिया एट वॉर। वेस्ट एशिया एट वॉर, और सऊदी अरब में राजनेता रह चुके हैं और मिडिल ईस्ट के बारे में उनकी जानकारी इतनी है कि आप बात करते नहीं थकते। रिटायर्ड IFS ऑफिसर हैं। कुवैत, ईरान, यमन, सऊदी, UAE, ओमान, मतलब वेस्ट एशिया में कहाँ कहाँ तैनाती उनकी नहीं हुई है। तो आप समझ सकती हैं कि कितना ज़्यादा उनका उस पे पकड़ है उस पूरे पोर्शन पर। तो उन्होंने किताब लिखी वेस्ट एशिया एट वॉर, काफ़ी अच्छे उसमें चैप्टर्स हैं। मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे कहा कि मुझे पूरी किताब पर तो नहीं, एक पोर्शन है इंडिया एंड वेस्ट एशिया, मैं उस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन पहला सवाल मैंने पूछा कि अगर वेस्ट एशिया को लेकर मुझे इस किताब में पढ़ना हो तो क्या मैं चैप्टर दर चैप्टर पढ़ूं तभी समझ में आएगा या इंडिविजुअल पढ़ लूं तब भी समझ में आ जाएगा? अगर आपके पास टाइम हो तो शुरू से आखिर तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल कहानी है। लेकिन अगर आपको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है, यानी कि US फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है, इरानियन रेवोल्यूशन में इंटरेस्ट है, अरब स्प्रिंग में इंटरेस्ट है, तो वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें किसी तरह के आपको बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर एक चैप्टर अपने आप से कंप्लीट। पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा हमारी पॉलिसी को प्रभावित किया है, इसमें एक चैप्टर में आपने लिखा है, क्योंकि पाकिस्तान की पार्टनरशिप वेस्ट एशिया से अच्छी रही। बिल्कुल, ये बुनियादी बात है, लेकिन कई लोग इसको जानते भी नहीं और समझ भी नहीं पाते कि शुरू से ही जब पाकिस्तान बनाया गया वो एक वेस्टर्न एंटरप्राइज था। इंडिया का अप्रोच था नॉन अलाइनमेंट, और जो मोनार्कीज थी वो जाहिर है कि वो सब पार्टनरशिप हो गई। तो अमेरिका, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एक तरफ थे और उनके 60-70 साल उनका रिश्ता रहा। इंडिया का कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट उस जमाने में नहीं था। इस वजह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान 1948, 49, 50 से लेके 1990 तक पाकिस्तान पूरी तरह से इस इलाके में छा गया था। और इंडिया का रोल था इकोनॉमिक। 1970 के बाद
हमारे कम्युनिटी का एम्प्लॉयमेंट शुरू होगी। आपने इसमें एक चैप्टर में लिखा है इंडिया एंड वेस्ट एशिया में कि पहले नेहरू 1949 में यूएस गए और फिर लियाकत अली खान गए और लियाकत अली खान को एशिया का महान नेता बताया जाने लगा और पाकिस्तान को ज्यादा सेक्युलर देश ऐसा यूएस की तरफ से कहा गया और भारत ने यानी पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार कर लिया। इस बात का क्या प्रभाव पड़ा? कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी और अमेरिका चाहता था कि इंडिया उनके पार्टनर बन जाए और उनको बहुत नागवार गुजरा जब नेहरू ने इनकार कर। नेहरू का क्लियर कहना था कि मैंने आजादी की लड़ाई लड़ी है हमारे देश ने, हम किसी और देश की गुलामी कैसे कर सकते हैं। और इस वजह से जब वो अमेरिका गए, वो पूरी विजिट के बारे में बहुत काफी डिटेल्स हैं हमारे पास। पाकिस्तान का अप्रोच बिल्कुल अलग था, इस वजह से शुरू से पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत दी गई। अच्छा, ये बताइए तलमीज साहब कि इजिप्ट भारत के लिए एक समय पर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया था? जब मीडो बन रहा था तब भी मिस्र को अपनी ओर खींच रहे थे, जब सुएज क्राइसिस आया तब भी भारत एक नया प्रपोजल लेके गया। मिस्र वो पहला अरब देश था जहाँ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल शुरू हुआ। उन्होंने किंग फारूक को ओवरथ्रो करके, किंग फारूक को सपोर्ट कौन कर रहा था उस टाइम? ब्रिटेन कर रहा था, यानी कि इंपीरियलिज्म कर रहा था। तो जब उन्होंने उसको अपना कू देता के थ्रू उनको हटा दिया तो इंडिया के लिए वो बहुत वो अहमियत पाता था। अंतिम सवाल तलमीज साहब, शीत युद्ध से पहले के संबंधों में और बाद के संबंधों में, मैं इंडिया और वेस्ट एशिया की बात कर रहा हूँ, कितना अंतर आया है? बहुत बुनियादी तौर से चेंज आया। देखिए, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो जाहिर है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया देखने लगे कि भाई हम अब नए सिरे से किस तरह अपना रिश्ता बांधे। थोड़ी उसमें टाइम लगी क्योंकि हमारे यहाँ भी कंफ्यूजन था, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। 1999 में उन्होंने ओवरचर किया और पॉलिटिकल रिलेशनशिप शुरू की। उसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह गए, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई और अब हम देख सकते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अहमियत दी है खलीज को। आप देखेंगे कि हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। ये थे तलमीज अहमद, हम बात कर रहे थे वेस्ट एशियाट वॉर के बारे में। उनकी नई किताब आई है। मानसी, नाम्बी नारायण का नाम सुना है? हाँ, नाम्बी नारायणन वैज्ञानिक थे और इसरो का क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कार्यक्रम जो चल रहा था वो उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था। बिल्कुल, पद्म भूषण रहे हैं और मुझे उनकी तस्वीर नहीं भूलती है। सफ़ेद दाढ़ी में, एक लंबी दाढ़ी रखते हैं, सफ़ेद बाल हैं, बहुत स्मार्ट है देखने में। और आज आपको पता है उनको खुफिया जानकारी दूसरे देश को देने का आरोप लगा था उन पर और ये मामला कोर्ट तक पहुंचा था। बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था इस मामले में। लेकिन कमाल की बात यह है कि सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दी थी और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गलत तरीके से मढ़े जाने की जांच के भी आदेश दिए थे। उन्हीं के जीवन पर एक फिल्म बनी है, रॉकेटरी। कैसी है ये फिल्म, जानते हैं फिल्म आलोचक अर्नब बनर्जी से। सर, दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर, ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है। इसरो साइंटिस्ट नाम्बी नारायणन की लाइफ पर आधारित फिल्म बनी है रॉकेटरी। इसमें उनकी जीवनी दिखाई गई है, कैसे उन्होंने जस्टिस के लिए लड़ाई करी, कैसे वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने और उसके साथ साथ उनके साथ क्या अन्याय हुआ। उनको फ्रेम किया गया था एस्पियोनेज के लिए और अरेस्ट भी कर लिया गया था 1994 में। ये बायोपिक तो थोड़ी अनोखी है क्योंकि यहाँ पे जिसके ऊपर बायोपिक बनी है, नाम्बी नारायणन, वो अभी भी जिंदा हैं और अभी भी जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको सिविलियन ऑनर दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है, फिर भी उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नाम्बी नारायण जो बहुत ही जबरदस्त पढ़ाई करके लिक्विड फ्यूल्स कोर्स पे इस तरह की रिसर्च करते हैं जिससे कि रॉकेट बनाना बहुत आसान हो जाता है, अब बहुत कम पैसों में रॉकेट बन सकता है। इसको लेके जब हम देखते हैं तो लगता है कि हाँ, वाकई इन्होंने जबरदस्त काम किया है। सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूँ। अचानक जब वो मशीन लेके बाहर से यूएस से इंडिया आते हैं, उनको पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग उनके खिलाफ भी हैं, यानी उनके दुश्मन भी हैं और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। किसने ऐसा चाहा कि वो देश के खिलाफ हैं और वो सजा होनी चाहिए उनको, ये बात आज तक नहीं साबित हो पाई है। फिल्म में एक शाहरुख खान का एक जबरदस्त रोल है। शाहरुख खान को दिखाया गया कि वो नाम्बी नारायणन को इंटरव्यू कर रहे हैं लाइव। अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए
मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। पहले आपने दिखाया गया कि नाम्बिया नारायण को जो ट्रीटमेंट मिला वो उसके हकदार नहीं। साथ ही नाम्बिया के जो 3 साथी थे यानी उन्नी, सरताज सिंह और परम यानी सैम मोहन और भावशील साहनी और राजीव रविंद्रनाथन, उन पर जो फोकस है वो थोड़ा सा कम है। सारा क्रेडिट चाहे वो रोल्स रॉयस हो, चाहे वो फ्रेंच स्पेस एजेंसी हो, चाहे विकास रॉकेट का इंजन हो, सब कुछ जो है नाम्बी को ही श्रेय दिया जाता है। एक फिल्म में जब बायोपिक बनाते हैं और इतना बड़ा एक जोखिम लेके जब काम कोई करता है, यानी इसरो साइंटिस्ट हो, तो वो अकेला नहीं कुछ करता है, उसके साथ पूरी टीम होती है जो टीम वर्क कहलाता है। स्पॉटलाइट पूरी तरह से माधवन पे है, जो अपने किरदार के साथ न्याय तो करते हैं और लोगों को प्रोत्साहित भी करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो किसी भी कंट्री के साइंटिस्ट के मुकाबले कुछ भी कर सकते हैं और टक्कर दे सकते हैं उनको। सिर्फ कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हम ऐसे साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा सम्मान नहीं दे पाए हैं आज तक, या मरणोपरांत देते हैं। तो ये फिल्म क्रिटिक अर्णब बनर्जी थे, बता रहे थे नई फिल्म जो आई है उसके बारे में। मानसी, माधवन इस फिल्म में, माधवन आपको बहुत पसंद है, मुझे पता लगा। बहुत पसंद नहीं है, लेकिन माधवन ही इज अ गुड एक्टर, अच्छा एक्टर है। अच्छा एक्टर है। और चूंकि इसरो की बात हुई है तो यहाँ पर अपने लिसनर्स को बता दूं कि कल यानी 30 जून को इसरो ने PSLV-C 53 के माध्यम से अपना मिशन जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और इस रॉकेट में 3 कमर्शियल सैटेलाइट्स जा रही थी और वो सफलतापूर्वक पहुंच गई हैं। और 3 जो सैटेलाइट हैं उनमें सिंगापुर की सैटेलाइट भी है जिसको न्यूसार कहा जा रहा है। उसमें DSEO नाम की सैटेलाइट भी है जिसमें SAR पेलोड लगा है। यानी ये बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि तीसरी सैटेलाइट जो है स्कूब 1, स्कूबी डूबी एक कार्टून आता था तो वैसे ही एक उसमें स्कूब है, स्कूब 1 नाम की एक सैटेलाइट है। 2.5 किलो उसका वजन है और उसको भी नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर ने बनाया है और भारत ने प्रक्षेपित किया और पहुंचा दिया। जिस PSLV से ये प्रक्षेपित हुआ है वो आधुनिक है, पहले वाला नहीं है, वो मॉडिफाइड वाला है। जी अंजुम, अब खेल की दुनिया की तरफ चलें। आज क्रिकेट चल रहा है, भारत और इंग्लैंड की सीरीज रुकी हुई थी, उसका मैच है। और मानसी, बिल्कुल खेल चल रहा है और बर्मिंघम के एजबस्टन मैदान पर इंग्लैंड ने सबसे पहले टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोविड की वजह से भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज अधूरी रह गई थी, एक रुका हुआ फैसला था जो पूरा होने जा रहा है। रुका हुआ आखिरी मैच है। तो शुक्रवार को आखिरी मैच खेला जा रहा है, यानी आज खेला जा रहा है। 5 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से पहले से ही आगे है। तो भारतीय टीम में पहली बार जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में टीम मैदान पर उतरी है। जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छी गेंदबाज हैं, बहुत अच्छा तेज गेंदबाजी करते हैं और भारतीय टीम को सीरीज जिताने के लिए मुकाबला जीतना होगा। अगर ये जीत जाती है तो भारतीय टीम 3-1 से आगे हो जाएगी और 3-1 से आगे होगी तो ऑटोमेटिकली आप सीरीज जीत जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नए कप्तान हैं इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, उनके नेतृत्व में इंग्लैंड की टीम उतरी है और टीम काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो बेन स्टोक्स हैं, एलेक्स लीस हैं, जैक क्रॉले हैं, ओली पॉप हैं, जो रूट कमाल का खेलते हैं, जॉनी बेयरस्टे हैं, सैम बिलिंग्स विकेट कीपर हैं। और भारत के प्लेइंग 11 की बात करें जसप्रीत बुमराह हैं, शुभमन गिल को जगह मिली है, चेतेश्वर पुजारा को जगह मिली है, शार्दुल ठाकुर हैं, मोहम्मद शमी हैं, मोहम्मद रियाज हैं, ऋषभ पंत हैं, रविंद्र जडेजा हैं, श्रेयस अय्यर भी हैं। और विंबलडन का क्या हाल है? विंबलडन का हाल मानसी, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वितेक ने विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम के तीसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने मुकाबले में उनको कड़ी टक्कर मिली थी हालांकि, लेकिन उन्होंने लगातार 37वीं जीत हासिल की। उनका मुकाबला डच लेस्ली के साथ था। उसके अलावा वहीं 2 बार की जो इंग्लैंड क्लब की चैंपियन रही हैं पेत्रा क्वितोवा, उन्होंने भी एना बोगडान की चुनौती समाप्त करके खुद को तीसरे दौर में पहुंचाया है। क्वितोवा ने बोगडान को 2 सेटों में हराया, 6-1 और 7-6 से, तो 2 सेटों में उन्होंने हरा दिया। आज सानिया मिर्जा का भी एक मैच था। आज नहीं, कल सानिया मिर्जा का मैच था और भारतीय टेनिस सनसनी कही जाती हैं सानिया मिर्जा, और अपना आखिरी विंबलडन वो खेल रही थी। उनको चेक गणराज्य की लूसी राधिका के साथ पहले ही दौर में उन्हें हरा दिया उन्होंने, और मतलब लूसी ने सानिया को हरा दिया और सानिया बाहर हो गई हैं। सानिया और लूसी को पोलैंड की माफ़ कीजिएगा,
सानिया और लूसी को पोलैंड की मैगडिनला और मैं ये नाम नहीं बोल पाता हूँ, पता है मैं नहीं बोल पाता हूँ, मैगडनीलिना, देखिए मैं फिर अटक रहा हूँ, और ब्राज़ील की बित्रोज हदाद है, उन्होंने उनको हरा दिया। तो ये डबल्स चल रहा था और डबल्स में वो हार गई हैं। एक खबर नीरज चोपड़ा की खबर आई है, मैं वो आपसे जानना चाहूँगा। नीरज चोपड़ा ने अपना खुद का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने गुरुवार को डायमंड लीग में 98.94 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने 14 जून को अपना रिकॉर्ड बनाया था, राष्ट्रीय रिकॉर्ड, जो उन्होंने अब तोड़ा। पहला रिकॉर्ड उनका 89.30 मीटर की दूरी पर भाला फेंकने का था। नीरज चोपड़ा बहुत इस टाइम अच्छे फॉर्म में, मानसी, जब से गोल्ड मेडल जीता है उसके बाद लगातार मेडल जीत रहे हैं, और अभी एक और चैंपियनशिप भी आने वाली है। उनका अगला मुकाबला होने वाला है अमेरिका में, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वो होगा 15 जुलाई से 24 जुलाई के बीच, उसमें भी नीरज चोपड़ा शिरकत करने वाले हैं। तो ये थी खेल की खबरें। मैच चल रहा है, आप मैच देखिए, और हम आपको ऐसे ही रोज खेल की खबरें भी देते रहेंगे, जब जब दिन भर पूरा दिन पूरी खबर आप सुनेंगे। लेकिन आज दिन भर पूरा दिन पूरी खबर की खबरों के सिलसिले को यहीं लगाम देते हैं। आज स्टूडियो संभाला रविशंकर ने और मेरे साथ थे अंजुम शर्मा। कल शाम 7:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।